हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक, बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो टुडे इज, आज है नवंबर का आखिरी दिन, दैट इज 30 ऑफ नवंबर 2024। कोई भी चीज है चली जाती है, कभी वो दोबारा वापस नहीं आती। 2024 नवंबर की ये डेट, ये दिन कभी भी वापस नहीं आएगा। टाइम फ्लोज कंटिन्यू। ठीक है, तो हम कर रहे थे चैप्टर 8, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यस, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में हमने जो कल क्लास लगाई थी उसमें हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो बेसिकली मोमेंटम का जो इफेक्ट पड़ता है दूसरी बॉडी पर, उसका क्या असर होता है, वो एक उसकी वेलोसिटी का और मास का एक कंबाइन इफेक्ट जो दूसरी बॉडी पर पड़ रहा है, उसको मोमेंटम कहते थे। ठीक है, अब इसके बाद हमने कल डिस्कस किया था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो था, वो हमने कल उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। अभी हम सेकेंड डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एक बार फर्स्ट को भी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, it will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless an external unbalanced force applied on it. दैट इज कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, तो वो अपनी ही स्टेट में रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, तब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। और यही सेम जो चीज थी हमने इनर्शिया में भी पढ़ी थी, तो इसीलिए न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हम करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या कहता है? कल जैसे हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, तो ये क्या, ये डेफिनेशन जो है ये इसकी कहती है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ change of momentum in a body is directly proportional to the force applied on the body। कि जितनी भी बॉडी में फोर्स अप्लाई होगी उतना ही उसी के हिसाब से ही उसका जो है मोमेंटम चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि ये चीज इंक्रीज हो रही है तो ये भी इंक्रीज हो रही है, अगर ये चीज डिक्रीज हो रही है तो ये चीज भी डिक्रीज हो रही है। तो जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड फोर्स के। अगर फोर्स ज्यादा लग रही है तो मोमेंटम का चेंज जो है वो ज्यादा है, अगर फोर्स कम है तो मोमेंटम का चेंज कम है। तो इसमें अब एक चीज और है, रेट ऑफ का क्या मतलब है? अब मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय इट्स टाइम, दैट इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सपोज कीजिए अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो पहले u वेलोसिटी से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, ऑब्जेक्ट का मास m है, एंड कुछ टाइम बाद वो अपनी वेलोसिटी गेन कर लेता है v। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है m, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है u, एंड t टाइम के बाद वो कितनी अपनी वेलोसिटी गेन कर लेता है v। तो अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो जो भी उसका मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो स्टार्टिंग में मास कितना था m एंड वेलोसिटी कितनी थी u। आफ्टर टाइम t टाइम के बाद अगर हम उस बॉडी का मोमेंटम देखें तो वो क्या होगा? मास इनटू उस टाइम की वेलोसिटी। मास क्या था? m ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जो मास है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है।
तो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, टी टाइम में वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया, बढ़कर कितनी हो गई, v हो गई। तो ये था फर्स्ट मोमेंटम, इनिशियल p1 से डिनोट कर दिया, ये था फाइनल मोमेंटम, तो इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, p2 से डिनोट कर दिया। अब पहले मोमेंटम इतना था, बढ़कर इतना हो गया, तो मोमेंटम में चेंज कितना आया, मोमेंटम में चेंज आया p2 माइनस p1, इतना चेंज आया। इतना चेंज कितने टाइम में आया, इतना चेंज t टाइम में आया। सो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब मोमेंटम अपने आप तो चेंज होगा नहीं, मोमेंटम तभी चेंज होगा अगर कोई ना कोई इसके ऊपर फोर्स लगेगी। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, फोर्स को मैं इस साइड लिख रही हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, और ये चीज इस साइड लिख रही हूँ, p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर डिवाइडेड बाय t। अब ये डायरेक्टली वेरी वेरी सॉरी, फोर्स के ऊपर वेक्टर साइन भी आएगा, ठीक है, इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हम लगा रहे हैं इक्वल टू का साइन, एंड जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं इसके साथ एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ पर हम वो कांस्टेंट लगा रहे हैं k, और ये सेम ऐसे ही आ जाएगा p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय t। अब अगर हम वैल्यूज पुट कर लें, p2 की वैल्यू क्या है, m v वेक्टर, माइनस p1 की वैल्यू क्या है, m u वेक्टर डिवाइडेड बाय t। ये आपको विजिबल है अच्छे से, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, बिकॉज एम वी बहुत छोटा है, आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं। सो इट इज एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट k, फाइनल मोमेंटम एम वी वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू वेक्टर डिवाइडेड बाय t। ठीक, तो इसके बाद m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, तो m हम क्या कर लेते हैं, m हम कॉमन निकाल लेते हैं। m कॉमन निकाल लेंगे तो बीच में क्या बच जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। f वेक्टर इक्वल टू k, m हमने कॉमन निकाल लिया, बीच में बच गया v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। ठीक है, ये चीज कहीं देखी हुई नजर आ रही है आपको। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने क्या देखी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, तो यहां से आप a की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, u इधर प्लस का, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, t इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट बचा है साथ में हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो इट बिकम्स f इज इक्वल्स टू k m k एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसमें हम इसके जो भी यूनिट्स ले रहे होते हैं, चाहे वो SI यूनिट्स की बात करें चाहे वो CGS यूनिट्स की बात करें, तो इन दोनों ही यूनिट्स में जो k की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1 यूनिट। सो f की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऐसे ही काफी बार देखा होगा, पढ़ा होगा, अभी तो आप कर ही रहे हो, मतलब देखोगे पढ़ोगे आगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। सो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, ये कहानी शुरू हुई थी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। तो ये डेफिनेशन है एक इसकी न्यूटन सेकेंड लॉ की, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के, एंड ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ की फॉर्म है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, तो अगर हम इसके आगे बात करें इसके यूनिट्स